सभी को नमस्कार। आज हम लोग 17 जनवरी 2022 को आयोजित हुए सीटेट की परीक्षा का पीवाईक्यू करेंगे। आइए देखते हैं। पहला सवाल कहता है यदि 0.007 बटे पी बराबर 0.01 है तो पी का मान क्या है। आखिर यहाँ पर किससे हम भाग दे रहे हैं, इसमें कितना आ रहा है। तो इससे पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देख लेंगे। यदि ए के बराबर बी है और ये बराबर है सी बटे डी का, तो यहां पर हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, यानी इसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। यदि ए बटे बी बराबर है सी बटे डी का तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, यानी यहां पर आप क्रॉस कर दीजिए, मन ही मन क्रॉस कर दीजिए, यानी कि ए गुना डी, ए गुना डी बराबर होगा बी गुना सी का। इसको आप चाहें तो ए डी बराबर बी सी भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। यहां पर आप क्या करिए, पहले इसको लिखिए 0.007 बटे पी बराबर 0.01। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम बटे 1 तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, यानी वज्र गुणन विधि से, इसको इससे गुणा कर देंगे। 0.007 गुना 1 बराबर पी से इसको गुना कर देंगे, पी गुना 0.01। हमको पी का मान चाहिए, इधर जो गुना में है इसको इधर भेज देंगे। इधर क्या है, 1 से गुना है, 1 से गुना से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना ही रह जाएगा। इधर हमको पी का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, पी का। तो बाद बाकी जो गुना में है उसको इधर भेज देंगे। तो पक्षांतर जब करते हैं गुना आता है तो वो भाग में हो जाता है। इधर क्या बच गया, पी। अब यहां देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस दशमलव को उड़ाएंगे तो गुना 1 पर 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 शून्य बैठ जाएगा। इसको उड़ाएंगे तो यहां पर 1 बैठ के इस पर 3 अंक है तो 3 शून्य बैठ जाएगा, ठीक है। शून्य से शून्य कट जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा। क्या सब बच गया, यहाँ तो सिर्फ 7 बचा, नीचे में यहाँ 10, यहाँ 1, 10 गुना 1 10 बराबर पी। 10 से भाग देंगे हम लोग 7 में, नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, 10 7 70। इसको ऐसे भी समझिए कि 1 पर 1 शून्य है तो 1 अंक के बाद दशमलव खाली है, शून्य दे दीजिए, बराबर पी, ठीक है। ये पी के बराबर है तो पी भी इसके बराबर है, यानी पी बराबर हो गया 0.7। इस तरीका से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। या इसको सिंपली देखिए कि पी से यहां पर भाग है, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। पी से यहां नीचे में है, भाग में है, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। अब हमको पी का मान चाहिए, ये यहां गुना में है, इधर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, भाग में हो जाएगा। क्या बच जाएगा, इधर पी, दशमलव उड़ेगा, 1 पर 2 शून्य बैठ जाएगा, 2 अंक है तो ये दशमलव उड़ेगा तो नीचे में 1 पर 3 शून्य बैठ जाएगा, 2 शून्य से कट गया, क्या बच गया, 7 गुना 1 7, यहाँ पे 1 गुना 10 10 बराबर पी। 1 पर 1 शून्य है, यानी 7 के 1 अंक के बाद दशमलव बराबर पी, ठीक है ना। खाली दशमलव जोड़ दे सकते हैं यहाँ पे। इस जब ये पी के बराबर है तो पी भी इसके बराबर है। ऑप्शन नंबर 3 जो आपका था बिल्कुल सही था। आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस सवाल में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 1 किलोमीटर में 100 मीटर। देखिए यहाँ पे सवाल में गलती से किलोमीटर लिख दिया है, तो किलोमीटर थोड़ी होगा, मीटर ही होगा, ठीक है ना। कहता है कौन सा सही है, ठीक है। आप एक हम बताए थे बेसिक क्लास में, वो बताए थे मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ऐसा हम बताए थे। हमको निकालना है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर यहां पर है, लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर, तो मिली से यहां पर आएंगे तो कितना गैप है, 1 गैप है, यानी कि 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। अब हमको देखना है मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो मीटर यहां पर है, लिखेंगे 1 मीटर बराबर, देखिए यहां से कितना मीटर, सेमी से यानी सेंटीमीटर से कितना गैप है, 1 गैप यहां, 1 गैप यहां, तो 10 10 10 दाएं 100 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर हमको देखना है किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में, यानी 1 किलोमीटर में क्या देखना है, मीटर देखना है। मीटर कहां पर है, यहां पर, यहां से यहां आना है,
तो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, प्रत्येक जगह 10-10 रहता है। तो 10 दाएं 100 दाएं 1000, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ये जो है बिल्कुल सही है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। कैसे? हम बताए थे कि मिली सेंटी डेसीमीटर, और प्रत्येक गैप में जो है ना 10-10 लिख दीजिए, है ना, 10-10 लिख दीजिए। हमको सेंटीमीटर में देखना है मीटर कितना, सेंटीमीटर देखना है मिलीमीटर कितना, तो सेमी मिली, तो सेंटीमीटर में देखना है मिलीमीटर कितना, तो 1 गैप है यानी 10 मिलीमीटर। अब देखना है मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो मीटर यहां पर है, सेंटीमीटर यहां पर, यानी 2 गैप है 10 का, 10 दाएं 100 सेंटीमीटर। अब देखना है किलोमीटर में कितना मीटर, तो किलोमीटर में कितना मीटर यहां पर है, यानी 1 2 3 गैप है, 10 दाएं 100 दाएं 1000, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। बाद बाकी आप कहीं ना कहीं गलत है। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 होना चाहिए, ये गलत दे दिया। 1 मीटर में 100 होता है, ये भी गलत है। ये तो खैर अभी सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर ये सही है, ये गलत है, ये सही है। कहीं ना कहीं ये तीनों सही है। इस तरीका से ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही होगा। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको इंडिकेशन में अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर है ना, तो 1 cm बराबर 10 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, है ना। नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है पैटर्न का अवलोकन कीजिए और खाली स्थानों में भरने के लिए दिए गए विकल्पों में उपयुक्त संख्याओं को चुनिए। देखिए 1 2 3 4 सब कुछ होगा 10 हो गया। अब 1 के बाद 2 से शुरू किया, 2 3 4 5 14 हो गया। फिर 3 से शुरू किया, फिर लगातार 4 संख्या, 3 4, यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही, यहाँ पर 5 हो जाएगा। लगातार बढ़ रहा है, 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद, 4 3 7 5 12 6 18। यहाँ पे 4 5 22 हो गया। तो 1 2 3 4, उसका शुरू किया 2 से, लगातार 4 लिया, फिर शुरू किया 3 से, तो लगातार 4 न लेंगे, 3 4 यहाँ 5 हो जाएगा, तब ना यहाँ 6 है, और इस तरह से जोड़ते हैं इसको तो 18 हो जाता है। इधर से भी देखिए, इसका 4 5 6 7 22 हो गया। इधर से देखिए 10 4 14 14 18 18 4 22, है ना। इधर लगातार में 5 और इधर योग में 18, 5 और 18। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है, निम्न सारणी विभिन्न वर्षों में एक राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या को दर्शाता है। 2014 में 173 था, 2015 में 156 था, फिर 140, फिर 125, यानी कि धीरे धीरे घटते जा रहा है ना। तो पहला 2014 में 173 था, तो यहाँ पे कितना हो गया 156, कितना कम हो गया, कितना कम हो गया यहाँ पे, तो इसमें से इसको हटा दीजिए। 13 में से 6 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 17 कम हुआ। यहाँ पर 156 है, घट के हो गया 140, तो 156 में से 140 माइनस कर देंगे 16। यहाँ देखिए 140 में से माइनस कर देंगे 125, यानी कि 15। ध्यान दीजिएगा 2014 में 173 था, 2015 में क्या हुआ कि इसमें से 17 घट के 156 रह गया, फिर 16 घट के 140 रह गया, फिर 15 घट के 125 रह गया। कहता है सही कथन को चुनिए। बाघों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हुई, वृद्धि नहीं हुई है, ह्रास हुआ है, कमी आया है। 173 से घट के 156, फिर घट के 40, फिर 125, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016 की तुलना में 2016 की तुलना में 2015 में अधिक संख्या में बाघ कम हुए हैं। ये कहता है पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016 से पहले 156, यानी कि यहाँ पर 17 कम हुआ था। पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016 की तुलना में अधिक संख्या में बाघ कम हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वर्ष के सापेक्ष 2015 की तुलना में 2017 में अधिक संख्या में बाघ कम हुए हैं। नहीं, यहाँ सिर्फ 15 कम हुआ है, ये ऑप्शन सही नहीं है। पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016-2017 में समान संख्या में बाघ कम हुए हैं। 16 में 16 बाघ कम हुआ है,
17 में 15 कम हुआ है, समान नहीं हुआ है, ये ऑप्शन गलत है। अब इस ऑप्शन पे आते हैं। पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016 की तुलना में 2015 में अधिक संख्या में बाघ कम हुए हैं। तो 2016 में कितना था? 16, लेकिन 2015 में कितना था? 17, यानी कि 15 में ज्यादा कम हुआ है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ गए इसको कि पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016 की तुलना में, 2016 की तुलना में यानी कि इसके तुलना में 15 में बाघ कम हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, 2016 के अपेक्षा यहाँ 16 कम हुआ और 15 में 17 हुआ, यानी कि 15 में अधिक हुआ है। अधिक हुआ है वही कहता है अधिक संख्या में कम हुए हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इससे अधिक यहाँ कम सही में हुआ है। यहाँ 16 कम हुआ था, यहाँ 17 कम हुआ है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल 2 ही केवल सही है, बाद बाकी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल कहता है, करीम फूल खरीदने गया और उसने 2 रुपए के 4 सिक्के, 2 रुपए के 4 सिक्के, 20 रुपए के 2 नोट और 100 रुपए के 3 नोट दुकानदार को दिए। यदि फूलों का मूल्य 335 रुपए था तो उसे कितनी राशि वापस मिलेगी? यानी कि दुकानदार को अधिक दे दिया है। कितना दे दिया है? तो 2 रुपए के 4 नोट, 2 रुपए के 4 नोट, तो कितनी राशि हुई? 2 गुना 4 यानी कि 8 रुपए। 20 रुपए के 2 नोट, 20 रुपये के 2 नोट, कितनी राशि हो गई? 20 गुने 2 यानी कि 40 रुपये। 100 रुपए के 3 नोट, 100 रुपए के 3 नोट, तो कितनी राशि हो गई? 100 गुना 3 यानी कि 300। कुल कितना ने दुकानदार को दे दिया है? तीनों को जोड़ देंगे, 348, इतना ही दे दिए। फूल का कीमत कितना हुआ था? 335, दुकानदार का 335 था, तो कितना अधिक दे दिया है उतना रिटर्न मिल जाएगा। तो 348 दे चुका है। फूल का प्राइस कितना था? फूल का दाम कितना हुआ? फूल का दाम हुआ 335, माइनस कर दीजिए, 8 में 5 गया 3 यानी कि 13 रुपया वापस मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। दुकानदार को ये दे दिए, दुकानदार के फूल का इतना हुआ, कितना वापस? तो अधिक जो दिए उसमें से जितना फूल का दाम है वो घट जाएगा, यानी कि 13 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज में होते या होती हैं 3 समान भुजाएं, 2 समान भुजाएं, 3 असमान भुजाएं, 2 समान कोण। देखिए त्रिभुज का जब हम प्रकार बताएंगे तो इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे कुछ ही दिन के बाद। हम जब शुरू करेंगे बेसिक क्लास फिर से, तो हम पहले त्रिभुज ही बताएंगे। तो त्रिभुज का प्रकार जो होता है ना, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर 3 तरीके का त्रिभुज होता है। और भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर भी त्रिभुज की 3 प्रकार होते हैं। 3 3 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कोण के आधार पर होता है, सबसे पहला आता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और तीसरा होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको त्रिभुज पढ़िए, इसको त्रिभुज पढ़ेंगे, इस सिंबल को त्रिभुज पढ़ेंगे। न्यून कोण त्रिभुज जिनका तीनों कोण न्यून कोण, जिनका तीनों कोण न्यून कोण होता है, यानी कि वह कोण जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है वही न्यून कोण होता है। अधिक कोण जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है। अधिक कोण का अर्थ हो गया कि जो कोण 90 से बड़ा और 20 से छोटा हो। ठीक है ना, एक कोण अधिक कोण और बाद बाकी 2 न्यून कोण ही होता है। ठीक है। समकोण का अर्थ हुआ कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री हो, बाद बाकी 2 कोण क्या हो जाएगा? न्यून कोण ही हो जाएगा। समझ गए? न्यून कोण मतलब 0 से बड़ा और 90 डिग्री छोटा कोण। अधिक कोण मतलब 90 से बड़ा 180 डिग्री छोटा कोण, है ना। और समकोण मतलब 90 डिग्री। न्यून कोण मतलब 0 से बड़ा 90 से छोटा, मतलब 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15, 20, 25, 80, 88, 90 से पहले तक। अधिक कोण 90 से बड़ा होना चाहिए, है ना। 91, 92, 95 और 180 से पहले तक, यानी कि 160, 70, 80, है ना। सॉरी 180 से पहले तक, यानी कि 178, 179 तक। ठीक है। समकोण 90, तो 90 से बड़ा हुआ 180 से छोटा हुआ तो अधिक कोण, 90 से
कम हो गया 0 से पहले तक न्यून कोण। लिख ही देते हैं, इतना बोलने से बेहतर है। 0 डिग्री से बड़ा, ठीक है ना, लेकिन छोटा होगा 90 डिग्री से, कौन सा, न्यून कोण, ठीक है। यहां पर 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा, अधिक कोण, अधिक कोण। समकोण में करते हैं 90 डिग्री का होता है। चलिए ये तो हो गया कोण के आधार पर। अब आते हैं भुजा के आधार पर। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, वह सम मतलब समान, बराबर, यानी वह त्रिभुज जिनका तीनों भुजा समान हो, यानी सम हो। समबाहु, सम मतलब समान, बराबर, वह त्रिभुज जिनका तीनों भुजा समान हो। जिसका तीनों भुजा पर एक एक चिन्ह दे दीजिए। तीनों भुजा समान, तीनों भुजा समान, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है सम द्विबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है सम द्विबाहु। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो। कोई भी दो भुजा बराबर है, कोई भी दो भुजा बराबर। मान लीजिए ये दोनों भुजा बराबर, एक चिन्ह दे दीजिए तो ये समबाहु हो गया। मान लीजिए ये दोनों बराबर है तो भी ये समबाहु है, या ये दोनों बराबर है तो भी ये बराबर है। किसी त्रिभुज का कोई भी दो भुजा बराबर है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसमें दो भुजा समान होता है, दो भुजा समान होता है। यहां तीनों समान, यहां दोनों समान। अगला होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज है, कोई भुजा किसी के बराबर नहीं, सभी अलग अलग माप के होते हैं, तो इसलिए सब पे अलग अलग चिन्ह दे दीजिए। यानी तीनों असमान भुजा, तीनों असमान भुजा, तीनों असमान भुजा। हम जब इसके बाद बेसिक क्लास में बताएंगे आपको, हम क्या बताएंगे, त्रिभुज के बारे में बताएंगे, ज्यामिति ही शुरू करने वाले हैं, तो वहां हम इसका विस्तृत चर्चा करेंगे और अच्छे से। पूछता क्या है, एक समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा समबाहु। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, यहां समबाहु नहीं पूछा है। अच्छा ठीक है, हम कर देते हैं। एक समबाहु त्रिभुज में होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है। इस तरीका से तीन समान भुजाएं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हुआ। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी कि ऐसा त्रिभुज तीनों भुजा बराबर हो तो तीन समान भुजा, ये हो गया। अब सवाल में दूसरा सवाल है, इसी में पूछा था, ये तो खैर एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं। जो सवाल आपके एग्जाम में आया था वो सवाल है इस तरीका से। चलिए, सही में सवाल ये था कि एक विषमबाहु त्रिभुज में होते हैं, तो विषमबाहु त्रिभुज में तीनों असमान भुजा होता है, तीनों अलग अलग माप के होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। और यदि समबाहु पूछ दिया तो तीन समान भुजा, समझ गए। समबाहु मतलब तीन बराबर, समद्विबाहु मतलब कोई भी दो बराबर, विषमबाहु मतलब तीनों अलग अलग माप की, कोई किसी के बराबर नहीं, ठीक है ना। चलिए, और सवाल आपका ये था, हम गलती समबाहु लिख दिए थे, हमने दोनों बता दिया। समबाहु पूछेगा तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, विषमबाहु पूछेगा तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल कहता है कि एक ट्रेन टिकट काउंटर पर कुछ व्यक्ति पंक्ति में खड़े हैं। अमीना एक स्थान पर दोनों ओर से 14वां स्थान पर है ना, 14वां है। इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं। देखिए, अमीना जो खड़ी है, इधर से भी ये 14वां है, यानी इसका मतलब है कि इधर 13 व्यक्ति खड़े हैं। इधर से भी ये 14वां है, इसका स्पष्ट है कि इधर से भी 13 व्यक्ति खड़े हैं, और बीच में ये खड़ी है, तो 13 इधर है प्लस ये, तो 14वां हो जाता है। इधर भी 13 और ये 14वां हो जाता है। यानी अमीना दोनों तरफ से 14वां है, यानी दोनों तरफ 13 व्यक्ति हैं। 13 है तब ये 14वां, इधर भी 13 है तब ये 14वां। कुल कितने व्यक्ति खड़ी है पंक्ति में, तो 13 इधर प्लस खुद अमीना प्लस 13 इधर, 13 दूनी 26 1 27। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। या हम आपसे पूछे कि हाथ में कुल 5 उंगलियां हैं, ठीक है। एक उंगली ऐसा है कि जिसका दोनों तरफ से तीसरा स्थान है, 1 2 3 ये स्थान हो गया, इधर से भी 1 2 3, यानी कि ये तीसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान पर है। इसका मतलब 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 2 4, एक खुद ये उंगली, यानी कुल 5 उंगली हाथ में है। इसका एक सूत्र भी होता है,
वो सूत्र होता है कुल संख्या बराबर होता है बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान, प्लस दाएं से स्थान माइनस 1। बाएं से स्थान भी 14 हुआ, बाएं से भी 14 हुआ, घटा 1, 14 दूनी 28 में से 1 गया 27, ऐसे भी 27, ऐसे भी 27। ठीक है ना, बस समझ गया ना। हाँ, खुद अमीना है एक व्यक्ति, ठीक है ना, इधर से 14 हुआ है, 13 इधर भी है, 13 इधर भी है, तब ना इधर से भी है 13 14 हुआ, 13 कुल 13 14 3 17, 26 1 27, 26 1 27, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। समझ गए होंगे आप लोग, इसको नोट कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। कहता है मालिनी ऐसी मालाएं बनाना चाहती है जिसमें प्रत्येक माला में 18 सीपियां है, 18 सीपियां हो उसने 200 सीपियां इकट्ठी की। कितना इकट्ठा किया? 200, जिनमें से 3 सीपियां टूटी हुई थी, जिसमें से 3 टूट गया तो उसको निकाल देंगे। दी गई परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए सॉल्यूशन क्या कहता है, प्रत्येक माला में सीपी की संख्या, यानी कि वो माला बनाना चाहता है 18 सीपी का। इसके पास कितना था? कुल सीपियां 200 था, ठीक है ना। टूट क्या हो गया? 3 गो। टूटी सीपियां कितना? 3। तो शेष सही सीपियां क्या को सही है उसमें? तो 200 इकट्ठा किया, 3 को खराब निकल गया, यानी 197 उसके पास सीपी है। और ये चाहता कि प्रत्येक में हम 18 दें, तो कितना माला बनेगा? तो टोटल जो सही बचा हुआ है 197, इसमें आप 18 प्रत्येक में चाहिए ना, तो 18 से भाग कर दीजिए। 18 एकम 18, ये हो गया आपको 17, ठीक है ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये घट के बचा हुआ है 1, ये घट के बचा हुआ है 1। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर उतार रहे हैं 7 को, कितना हो गया? 17। नियम है भाग में, जितनी बार उतारिएगा उतनी बार आपको लगाना पड़ेगा, चाहे आप जिससे लगावे, ठीक है ना। तो 18 से 17 में लगेगा नहीं, सॉरी कम पड़ता है, एक बार में नहीं लगेगा, लेकिन उतारे हैं तो लगाना ही लगाना है, चाहे जिससे लगाइए। तो 1 से तो लगेगा नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे, 0 बार में लगा देंगे। तो 18 गुना 0 0, एक बार उतारे तो एक बार लगाए, चाहे 1 से नहीं लगता है तो 0 से लगाएंगे। कितना बच गया? 17। ये घट के बचा है अब 17, इसीलिए अब नहीं लगाना है। यानी कि 10 माला तो पूरा पूरी बन गया, 10 माला तो पूरा पूरी बन गया, लेकिन 17 को मोती बचा हुआ है, 17 को मोती बचा हुआ है। क्या होगा? 18 को लगता है एगो में, यदि यहां पे एगो मोती और इसको रहता, यदि एक मोती इसको और रहता तो यहां एक बार में लग जाता, यानी 11 को माला हो जाता है ना। यानी कि 18 प्रत्येक माला में है, 10 मोती, 10 माला तो बन गया, 18 सीपी प्रत्येक माला में, 10 तो बन गया, 17 बच गया। यदि एक और रहता तो एक और माला बन जाता। खोजिए कौन सा सही है। मालिनी सीपियों से 11 मालाएं बना सकती है, 11 को तो नहीं बन रहा है, एगो तो घट रहा है। देखिए इसको ऐसे भी समझ लीजिए आप लोग, यदि 11 को माला बनाती तो कितना सीपी लगता है, इसको सो देखिए। लिखेंगे चूंकि एक सीपी में, एक माला में कितना सीपी? 18 सीपी चाहिए, एक माला में 18 सीपियां, इसीलिए कितना माला है? 11 माला में। तो यहां बढ़ रहे हैं, इससे गुना हो जाएगा, 11 गुना 18 कर लीजिए, 18 गुना 11 कीजिएगा, 18 फिर 18, यानी कि 198 मोती चाहिए, 198 मोती चाहिए 11 माला के लिए। लेकिन इसके पास सही कितना है? 197 है, तो नहीं ना बन पाएगा। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, 10 ही बना, 1 कम हो गया 18वां में। तो मालिनी सीपियों से 11 माला बना सकती है? नहीं बना सकती है, वो घट रहा है। मालिनी को 11 मालाएं बनाने के लिए एक अतिरिक्त सीप की आवश्यकता है, ये बात सही है।
कि 10 गो तो बन गया, यदि यहाँ पर एक और रहता 17 होकर ना 18 रहता तो यहाँ पर एक बार में लग जाता, 11 गो माला बन जाता। ये ऑप्शन थोड़ा सा सही लगता है। अब रुक जाएंगे। मालिनी 10 मालाएं बना सकती है और से उनके पास शेष 15 सीपियां शेष रहेगी। देखिए 10 मालाएं बनाने के बाद इसके पास 17 शेष है, ये कहता है 15, ये ऑप्शन गलत है। मालिनी सीपियों से 12 मालाएं बना सकती है। यहाँ 10-11 में तो धनफन है, 10-11 में तो कमी बेसी आ रहा है, 12 कहां से बना लेगा? गलत है। 12 को तो ये बना पाता जब 18 गुना 12, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18, यदि 216 मोती रहता तभी 12 को बनता। ये ऑप्शन तो गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। मालिनी 11 मालाएं बनाने के लिए 10 तो बन गया था, 11 बनाने के लिए एक यहां पर घट रहा था, एक अतिरिक्त सीप की आवश्यकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। इस तरीका से आप लोग ऑप्शन नंबर 2 देके 7 नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। इस तरीका से आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं इसी के अगले सवाल के साथ अगले क्लास में। तब तक पेशेंस से पढ़ते रहिए, और यहां तक पेशेंस के साथ देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।